आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अभी सेना की इतनी सैलरी है कि वो उनको जान देने के लिए प्रेरित कर सके? देखिए, पैसा कभी किसी को जान देने के लिए प्रेरित नहीं करता। एक युवा के अंदर एक जुनून होता है कि उसको देश की सेवा करनी है, उसको देश के लिए शहीद होना है, इसलिए वो जाके बॉर्डर पे। देखिए भाई साहब, ये जो भारत की जो मिट्टी है ना, ये विक्रम बत्रा जैसे जवानों को पैदा करती है, जो 25 साल में कारगिल की उम्र में वो करके दिखा देते हैं जिसपे पूरा कंट्री जो है फक्र करता है। तो ये मत कहिए कि 4 साल के अंदर हमारा देश का युवा क्या करके दिखा पाएगा। सवाल ये है कि 75% सोल्जर्स जिनको 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, उनके साथ 4 साल बाद क्या होगा? क्या उनको कोई जॉब की गारंटी दी जाएगी? अग्निपथ योजना पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या हम इस योजना को समझ नहीं पाए? क्या सरकार हमें इसे समझा नहीं पाई, या फिर ये योजना ही गलत है? आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल में हम समझते हैं। तो अफवाहों के बाजार से बचिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आप पूरी योजना को अच्छे से समझ पाएं। इस वीडियो को हम 5 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला पार्ट ये है कि अग्निपथ योजना है क्या। आइए इसको समझते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना में सरकार ने अनाउंस किया कि वो हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस में, और उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो क्या रखा गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल के जो युवा हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल के लिए इसको बढ़ाकर 23 कर दिया क्योंकि बीच में कोरोना था, है ना। अब इसमें कौन सा रैंक मिलेगा? तो लोअर 3 रैंक अग्निवीर को मिलेगा, मतलब वो कभी ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आइए चौथी चीज देखिए, कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो पहले साल ये कहा गया कि 30,000 सैलरी मिलेगी उन्हें, और ये चौथे साल तक आते आते 40,000 हो जाएगी, और रिटायरमेंट के रूप में उनको एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग 11 लाख के करीब मिलेगा। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चौथा पॉइंट जो है जिसने बवाल खड़ा कर दिया वो क्या था? ध्यान से देखिए कि 4 साल के बाद 25% जो सोल्जर्स हैं उन्हीं को रिटेन किया जाएगा, मतलब उन्हीं को रखा जाएगा, उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, और 75% जो सोल्जर्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि 75% सोल्जर्स जिनको 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, उनके साथ 4 साल बाद क्या होगा? क्या उनको कोई जॉब की गारंटी दी जाएगी, है ना। तो इसके लिए कोई रिटन फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। कहा तो जा रहा है कि हम अलग अलग जगह पर इनको प्रेफरेंसेस देंगे, लेकिन कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं दी गई, कोई रिटन फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया। क्या इनकी कोई सिक्योरिटी है? जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, 4 साल बाद तो इनको निकाल दिया जाना है ना। क्या इनको कोई पेंशन दिया जाएगा? तो नहीं, इनको कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो यहीं पे जो युवा बवाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि 5 साल के लिए जो पॉलिटिशियन एक बार पॉलिटिशियन बन गया उनको आजीवन पेंशन दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो देश की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा, कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा। युवा इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल जो आता है कि आपने कोई रिटर्न फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया, आपने कोई सिक्योरिटी उनको नहीं दी, कोई पेंशन नहीं दिया, तो 4 साल बाद आखिर इनके परिवार की भी तो कुछ जरूरतें हैं, है ना। इनके परिवार की जरूरतों का क्या होगा? इनके फैमिली का क्या होगा? आखिर इनका भी तो कोई सोशल स्टेटस है। हमारे समाज में हमारी जो एक स्टेटस होती है हमारे काम की वजह से होती है। 4 साल बाद इनको निकाल दिया जाएगा। अब सबको ही जान रहा है कि अग्निवीर 4 साल बाद इनको निकाल दिया जाना है, तो उनका सोशल स्टेटस क्या रहेगा? क्या समाज उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? तो युवा इसी बात को लेकर तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ना हमें समाज एक्सेप्ट करेगी और ना हमें सरकार एक्सेप्ट कर रही है, हमें कोई भी रिटर्न फ्रेमवर्क नहीं दे रहा है। देखिए, इनका प्रोटेस्ट करना गलत भी नहीं है ना। आखिर कौन लोग जाते हैं फौज में? जनरली किसान के और मजदूर के बच्चे ही फौज में जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा जनरली कि पॉलिटिशियन का बच्चा कभी फौज में जा रहा है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा फौज में जा रहा है ना। उनके बच्चे तो एसी में होते हैं। पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बन जाता है, बाकी के बच्चे कोई सेटिंग वेटिंग होकर नौकरी लग जाती है ना। तो लेकिन फौज में कौन जाता है? देश की सेवा के लिए कौन लोग तत्पर रहते हैं? भाई किसान के बच्चे और मजदूर के बच्चे। तो आखिर आप इनको अगर 4 साल बाद कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे तो इनके अंदर एक आक्रोश तो पैदा होगा। अब सरकार का इंटेंशन क्या था वो भी समझ लीजिए। सरकार भी अपने जगह पे बिल्कुल गलत नहीं है, उनका भी इंटेंशन बिल्कुल साफ है, बहुत क्लियर है। ध्यान से समझिए इसको, और समझना ही होगा आपको। इस देश के युवा हैं, अगर आप ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? समझिए इसको ध्यान से। अब सरकार का क्या कहना है इस पे कि हमारे देश में जो शिक्षा, जो ये सुरक्षा का जो बजट है उसका जो मैक्सिमम पैसा है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है। तो इस अग्निपथ योजना से बहुत सारे पैसे बचेंगे। उस पैसे को हम आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, सेना को मॉडर्नाइज करने में इस्तेमाल करेंगे, और ये जरूरी है। अगर ये मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो हम पीछे छूट जाएंगे। आज हमारी सेना को विश्व की सबसे ताकतवर सेना कहा जाता है, लेकिन अगर हम मॉडर्नाइज नहीं हुए तो हम पीछे छूट जाएंगे। अगर अभी आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे थे, उसमें आपने ड्रोन, मिसाइलें, अलग अलग तरह के वेपन्स आपने देखे। अगर वो मॉडर्नाइजेशन इंडिया में नहीं हुआ तो सोचिए हम कहां जाएंगे, है ना। दूसरा, उनका क्या, सरकार का क्या कहना है कि आर्मी, इस अग्निपथ योजना से हमारी जो सेना है भारत की, उसकी उम्र जो है वो काफी यंग हो जाएगी, है ना। अभी उम्र जो है वो 32 साल है एवरेज उम्र, घट के ये 26 साल हो जाएगी। तो उनका कहना है कि जब
यंग लोग हमारे आर्मी में होंगे, हमारे सेना में होंगे, तो उनके अंदर एक अलग जोश होगा, जुनून होगा। तो ये आर्मी का पूरा बागडोर, सेना का पूरा बागडोर युवाओं को देना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। अब कुछ लोगों का क्या कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीवी पे बैठे रहते हैं, उनका क्या कहना है कि 4 साल की जो सर्विस है उसमें युवाओं में जोश कम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे। तो उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1971 में जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें ज्यादातर लड़ाई लड़ने वाली जो सेना थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग थे। और 1971 में हमने क्या किया है ये दुनिया से छुपा नहीं है। तो युवाओं को ये मत समझाइए कि युवा में जोश कम रहेगा 4 साल के अंदर। युवा में ऑलरेडी बहुत जोश है। आप ना किसी युवा को एक काम कीजिए, जब वो बहाली की प्रिपरेशन करता है ना, जो वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे दौड़ता है, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ एकमात्र ये मोटिवेशन काफी है कि उसको देश के लिए लड़ने का मौका मिलेगा, उसको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, है ना। तो इसका समय सीमा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे इंडिया के जो युवाओं में अलग जोश अलग से ही है ना, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि पे आउट बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, इसलिए इनके अंदर मोटिवेशन कम होगा। तो यहीं पे रुक के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अभी सेना की इतनी सैलरी है कि वो उनको जान देने के लिए प्रेरित कर सके? देखिए, पैसा कभी किसी को जान देने के लिए प्रेरित नहीं करता। एक युवा के अंदर एक जुनून होता है कि उसको देश की सेवा करनी, उसको देश के लिए शहीद होना है, इसलिए वो जाके बॉर्डर पे अपने देश के लिए शहीद होता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके अकाउंट में एक मोटा पैसा आ रहा है ना। तो और हम इंडियंस के अंदर ये जो जोश है, ये जो जुनून है अपने कंट्री के प्रति, जो प्यार है, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये मत कहिए कि क्योंकि पैसा मिल रहा है इसलिए मोटिवेशन कम होगा। हमारे इंडिया के जो युवा है ना, वो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड है। तीसरा क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 साल में क्या वो जोश, क्या वो लगाव इस कंट्री के प्रति हो पाएगा? क्या उनको उस तरीके से ट्रेन करना पाएगा जिससे वो देश की सेवा कर सके? देखिए भाई साहब, ये जो भारत की जो मिट्टी है ना, ये विक्रम बत्रा जैसे जवानों को पैदा करती है, जो 25 साल में कारगिल की उम्र में वो करके दिखा देते हैं जिसपे पूरा कंट्री जो है वो फक्र करता है। तो ये मत कहिए कि 4 साल के अंदर हमारा देश का युवा क्या करके दिखा पाएगा। देखिए, अपनी कमियों को इस तरह के कुतर्क से जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम तो कुछ और है। ये असल प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। देखिए, सबसे पहला कि कोविड में आपने 6 बार एग्जाम कैंसिल किया है। बाकी सारे एग्जाम होते रहे, लेकिन आपने 6 बार एग्जाम पोस्टपोन किया है सिर्फ ये कह के कि कोविड है ना। आपने अभी मेरे भाई की बात कर लूं। मेरा भाई आर्मी में ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका, उसका एग्जाम नहीं हो रहा। 2019 से वो वेट कर रहा है, सब कुछ वो सिलेक्ट हो गया, वेट कर रहा है कि हमारा एग्जाम कब होगा, भर्ती कब होगा। और आप उसको बार बार क्या कह रहे हैं कि कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, जबकि आप देखो बाकी सारे एग्जाम्स हुए हैं। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि इस सेना की भर्ती के लिए एग्जाम कोविड था, है ना। तो इसका एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था। इसे क्या होता है ना कि बच्चे चीटेड फील करते हैं कि जब इनको अग्निपथ योजना ही लॉन्च करना था तो ये पहले क्लेरिफिकेशन दे देते हमें, हम कुछ और देख लेते। बहुत उम्र चली जाती है, देश के लिए सेवा करने का एक अलग जज्बा होता है, आप उस जज्बे को जो है ना तोड़ देते हैं इस तरह का काम करके। तो एक क्लियर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए था कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपने पुरानी भर्तियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आप उसको कब करेंगे, कब उसका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि युवाओं के अंदर मोटिवेशन लूज हो जाता है, क्योंकि आप अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे ना तो युवा के अंदर तो मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन हो जाना है ना। अब आप एक अग्निपथ योजना लॉन्च कर देते हैं और पुराने भर्तियों का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते, ये जरूर देना चाहिए था। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि 2020 में जो एयरफोर्स की जो बहाली आई थी उसका रिजल्ट पेंडिंग है, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग पेंडिंग है, और आपने एक योजना लॉन्च कर दी बिना किसी स्पष्टीकरण को दिए हुए। चौथा प्रॉब्लम क्या है कि 4 साल बाद इन युवाओं का क्या होगा, ये जो सोल्जर्स निकलेंगे 75% सोल्जर्स, उनका क्या होगा ये बताने में आप असफल रहे। कोई रिटन फ्रेमवर्क उनको नहीं दिया, इनके सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा गया, और अगर रखा भी गया तो शायद यह स्पष्ट नहीं किया गया। हो सकता है आपका इंटेंशन बहुत अच्छा हो, और मैं मान भी रहा हूं क्योंकि मुझे भारत की सरकार पे बहुत विश्वास है, लेकिन ये जो आपके अंदर जो एक अच्छी नियत से आपने अगर इसको शुरू किया है तो इसको प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे 3-4 सॉल्यूशंस नजर आते हैं, इस पे हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है कि जितने भी अग्निवीर हैं उनको एक सर्विसमैन की कैटेगरी दी जा सकती है। इससे होगा क्या कि वो समाज में एक्सेप्टेड फील करेंगे, वरना फिर उनको क्या कहा जाएगा कि देखो 4 साल की नौकरी करके आ रहा है, 4 साल का ये देखो अग्निवीर जा रहा है ना। फिर वो मीम पेजेस वाले मीम बनाएंगे और वो समाज में अनएक्सेप्टेड फील करेंगे।
देखिए, जब हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ना, हमारे परिवार से, हमारे समाज से कोई एक इंसान आर्मी में, भारतीय सेना में जाता है, तो उस परिवार को एक अलग निगाह से देखा जाता है, कि इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन फिर इनको अगर एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आप शामिल नहीं करेंगे, तो वही समाज, वही परिवार समाज से थोड़ा डिटैच फील करेगा, है ना, वो सोशली एक्सेप्टेड फील नहीं करेगा। तो ये कोई च्युइंगम थोड़ी है कि इनको यूज किया, फेंक दिया ना, इसको एक सर्विसमैन की कैटेगरी दीजिए आप। दूसरा क्या है कि यूके जैसा, यूनाइटेड किंगडम जैसा एक रिटर्न फ्रेमवर्क तैयार कर देना चाहिए था, कि 4 साल बाद देश जो है ना आपके और आपके परिवार के साथ है। देखिए, ये स्कीम कोई नया स्कीम नहीं है, ये 20-30 कंट्रीज में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन यूके में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। देखिए, यूएस की जो आर्मी है ना, उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहां पे कोई रिटर्न फ्रेमवर्क नहीं है। वहां पे 11% आई थिंक होमलेस जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग यूएस आर्मी से हैं। तो अगर आप एक रिटर्न फ्रेमवर्क दे देते तो एक आश्वासन मिल जाता कि चलो भैया 4 साल बाद भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। आप खुद ही देखिए ना कि हम 4 साल देश की सेवा कर रहे हैं, मरने मिटने को तैयार हैं, 4 साल बाद हमें इनाम में क्या मिल रहा है? बेरोजगारी। तो ये गलत है। तीसरा कि पुराने भर्तियों को क्लियर करना चाहिए और नई स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसका टेस्ट एंड ट्रायल किया जाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती, आक्रोश नहीं रहता युवाओं में। चौथा, एक राइट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप अगर योजना लॉन्च कर रहे हैं तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तो होना बनता था, कि एक युवाओं को समझाना तो बनता था कि ये जो है वो देश के हित में फैसला लिया गया है, इसको इस तरीके से इंपोज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आप प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, हमारे देश के युवा बहुत समझदार हैं, अगर आप इनको समझाते तो बिल्कुल समझते हैं, देश के हित के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप अगर इनको तैयारी करते देखेंगे ना, एक युवा जब 3 बजे सुबह में उठता है, 3 बजे सुबह में ठंड के दिन में, जब हमें रजाई से निकलने का मन नहीं करता, वो 3 बजे सुबह में उठ के 10 किलोमीटर दौड़ लगाता है। उसके अंदर सोचिए कितना मोटिवेशन होगा इस देश की सेवा करने के लिए। क्या उसको 40-50 हजार रुपए मोटिवेट करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसको ऐसा तो बनाइए कि सोशली एक्सेप्टेड फील करे। आप उसको एकदम डिनाई कर दे रहे हैं उसके एक्सेप्टेंस को। स्कीम बिल्कुल सही है और इससे देश को फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो इससे बढ़िया हो सकता था। अब मेरा आखिरी रिक्वेस्ट भारत के युवाओं से है, आप जिस देश की सेवा करना चाहते हैं भारतीय फौज में शामिल होकर, उस देश की संपत्ति को आप नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आप जिस भारत माता के लिए सरहद पे शहीद होने को तैयार हैं, उस भारत मां को आप जला कैसे सकते हैं? यहाँ की संपत्ति को आप जला कैसे सकते हैं? कोई ट्रेन जला रहा है, कोई बस जला रहा है, कोई किसी की गाड़ी जला दे रहा है। ऐसा करके आप अपने इस प्रोटेस्ट को और कमजोर कर रहे हैं। आप भारत में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर आप किसी चीज से तवज्जो नहीं रखते, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उसका एक सीमा है ना, एक दायरे में रह के इस काम को करना है। आप फौज में हो या ना हो, आप भर्ती हो पाए या ना हो पाए, लेकिन एक सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये भारत माँ है हमारे लिए, कि हम इस देश की रक्षा करें, इस देश की सेवा करें। आप इस देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी भी परिस्थिति में। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से बिल्कुल ना करें, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करें अगर आप किसी बात से तवज्जो नहीं रखते, है ना। और आप इस देश के गवर्नमेंट पे, देश के संविधान पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे यकीन रखें। ये देश बहुत ही अनोखा देश है यार, ऐसा देश दुनिया में फिर कहीं नहीं है। और हम सब बहुत लकी हैं कि हम भारत से बिलोंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।